नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम टू माय YouTube चैनल अमर्स एकेडमी। बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है ये हम इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें हम क्लास 10th की जो NCERT का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है फिजिक्स से रिलेटेड, उससे लेकर हम लोग कुछ वीडियो में चैप्टर करने वाले हैं, जिनमें से पहला वीडियो आ चुका है और दूसरा वीडियो ये मैं लेके आ रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट ने अभी पुराना वीडियो नहीं देखा, इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, उनसे पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो पार्ट पहले देख के उसको अच्छे से समझ में उसके आगे का ये पार्ट जरूर देखेंगे। जिन भी बच्चों को इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं और कोशिश की गई है कि 100% चीज़ें आपको मिले। और यहाँ पे पूरा फुल सॉल्यूशन आपको जो NCERT की बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप अच्छे से या बिल्कुल बेहतर तरीके से वो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन। फिलहाल ये क्लास जो है बच्चों, जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के प्लस UP बोर्ड के स्टूडेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो जाके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले आगे के वीडियो आप लोगों को तुरंत से जल्द मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आता रहे। इसके पहले वीडियो शुरू करें उसके पहले जो हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए, उनका क्विक रिवीजन करते हैं, उनको सॉल्यूशन बताते हैं, उनका आंसर बताते हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर में आने वाला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके पहले की जितनी चीज़ें थी सब वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। ये न्यू लेक्चर है, पार्ट 2 है इसका। इसमें हम लोग नई चीज़ें देखेंगे। उसके आगे का जो भी था वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्लास। देखते हैं ये क्वेश्चन इसमें जो हमारे पास दे रखे हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये हमने रिवीजन में घर के लिए दिया था, होमवर्क दिया था आप लोगों को। उस होमवर्क का आज हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देखेंगे। उसके आगे के आगे की क्लास शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया था, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो दिया था वो 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम रेजिस्टेंस। एंड सेकेंड जो बी क्वेश्चन दिया है 1 ओम एंड 10 की पावर 3 ओम एंड और 10 टू द पावर 6 ओम। ये रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस ये थे और 2 रेजिस्टेंस ये थे। अब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल सीरीज, पैरेलल में इनको हमें कनेक्ट करना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है। इसका रेजिस्टेंस चेक करना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी चीज़ें हैं कैसे क्या आती है। तो इसको सिंपल सा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। बोला गया 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम रेजिस्टेंस, ये हमारे पास 1 रेजिस्टेंस हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम। नाउ फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू 1 ओम एंड R2 की वैल्यू 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। नाउ वी कैन LCM अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 मीन्स 1 0 0 0 0 3 0 प्लस 1। तो दिस वैल्यू इज 1 1 0 2 3 4 5 और ये अपॉन में 10 टू द पावर 6 है तो 3 zeros। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने से पता चलता है ये जो वैल्यू आएगी इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर लिखा है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि नॉमिनेटर इसका जो है ग्रेटर देन है टू डिनोमिनेटर। इफ बी डिवाइडेड दिस नंबर देन वैल्यू ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो वैल्यू आई है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आई है। अब इसको R इक्विवेलेंट निकालने का ट्राई करते हैं। तो R इक्विवेलेंट बच्चों जो होगा वो हमारे पास
इसको देखो रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो लेफ्ट साइड का पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये नंबर अब डिवाइड करेंगे तो हमेशा इज लेस देन 1 आएगा, बिकॉज इज रेसिप्रोकल फर्स्ट नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। हेयर आर इक्विवेलेंट इज लेस देन 1। तो अगर ये 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 10 टू द पावर 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जाते हैं, देन रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1। नाउ सेकेंड पार्ट, अब इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद इसको हम रब करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। Second question is given that 1 ohm and 10 to the power 3 ohm and 10 की power 6 ohm resistors connected with parallel each other. Then now equivalent resistance we can find for by the formula equivalent resistance connected with parallel combination. बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हेयर इज 1/1 प्लस 1/10 टू द पावर 3 प्लस 1/10 टू द पावर 6। Here we can find the LCM 10 to the power 6 and this value 10 की power 6 plus 10 to the power 3 and plus 1. Here is this is a 60 sorry plus 10 to the power cube है तो 1 plus 1 upon 10 to the power 60. If we add nominator part, then we can find 1 0 0 1 0 0 1 and upon 1 2 3 4 5 6 0. This is equal to 1 upon R equivalent. तो यहाँ से हम लोग R equivalent वैल्यू निकालते हैं, तो दिस इज वैल्यू इक्वल टू अपॉन 1 0 0 1 0। अब ये जब हम डिवाइड करते हैं तो नॉमिनेटर इसका देखेंगे लेस देन टू डिनोमिनेटर, देन दिस वैल्यू आल्सो इक्वल टू लेस देन 1, आर इक्वल टू लेस देन 1। आर जो इक्विवेलेंट होगा ये वैल्यू भी क्या होगी, 1 से लेस होगी, छोटी होगी। अब यहीं पे बोला गया था जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का निकाला और देखा कि वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 इन ईच कॉम्बिनेशन, ए पार्ट एंड बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm and a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as well as all three appliances and what is the current through it? यहाँ पे पूछा गया जैसे थ्री हमारे पास लोड थे, 3 लोड हैं, जैसे 1 लैम्प है इलेक्ट्रिक लैम्प, दिस इज इट्स रेजिस्टेंस 100 ohm एंड सेकंड टोस्टर रेजिस्टेंस इज 50 ohm एंड थर्ड वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ohm. These are connected parallel combination to 220 volts by the source. What is the resistance each of an electric iron connected to the same source that taken as much as current as 3 applicant and what was the current through? अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो था। 3 सोर्स है, 3 सोर्सेस, 3 इक्विपमेंट है, 3 इक्विपमेंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। रेजिस्टेंस हेयर फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1 ohm 100 ohm एंड सेकेंड 50 ohm एंड थर्ड 500 ohm.
Now equivalent resistance R equivalent equal to 1/100 plus 1/50 plus 1/500. We can find the LCM. 500 and divided 1000 here is 5 and 10 और प्लस 1, नोमिनेटर में आ जाएगा 16/500, 16/500, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। एंड करंट पासिंग थ्रू 3, मतलब करंट जो होगी, जो सोर्स से करंट चलेगी वो कितना चलेगा, करंट आई इक्वल टू फॉर्मूला था V/R, V इक्वल टू 220 वोल्ट। नाउ R इक्वल टू 16/500, तो 500 × हो जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व दिस। 220 वोल्ट इंटू 50/16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, now 2 4 जा 8, 2 2 जा 5, 2 5 जा 50, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55 × 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27, 275/2। We can divide this number 2 by the 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। Here is current equal to 137.5 ampere. Next, if we connected same source by the same source, electric iron which resistance, सेम करंट, मतलब सेम करंट पास होगी, सेम करंट रेजिस्टेंस जाएगी, और 220 वोल्ट रहेगा, तो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताना है। तो R इक्वल टू फार्मूला बच्चों क्या होगा, V/I। और इक्वल टू V वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट, एंड जो इलेक्ट्रिक करंट आई है, ये वैल्यू हम यहाँ से रख देते, ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वैल्यू रखेंगे। दिस इज वैल्यू वेरी कंफर्टेबल फॉर द सॉल्यूशन। R इक्वल टू V/I, इन R इक्वल टू V/I, V इक्वल टू 220, I इक्वल टू 220/16 into 50। Here 220 and 220 cancel out, तो 6/50, this is a resistance of a electric iron which connected in 220 volt source, and current flow through its same as 3 equipment करंट। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जितना करंट तीनों इक्विपमेंट में मिला के जाता था, उतना करंट हीटर से जाना चाहिए। तो उस हीटर या फिर जो भी इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक प्रेस थी, प्रेस आयरन थी, उतनी ही करंट उस प्रेस से भी जानी चाहिए। तो प्रेस का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सेम करंट आनी चाहिए। जितनी सेम करंट बाकी तीन इक्विपमेंट जा रहे हैं, उतनी ही करंट हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन में जानी चाहिए। तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पूछा गया था हमसे। चलिए, अच्छा सॉल्यूशन हो गया इसका, फिर आगे देखते हैं। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मिला है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेंट कनेक्टेड आइटम इन सीरीज। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, उनको हम लोग किसी बैटरी से पैरेलल कनेक्ट करते हैं और सीरीज में नहीं कनेक्ट करते, तो इसका एडवांटेज क्या होता है। तो इसका एडवांटेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एडवांटेज यही होता है कि जैसे एक डिवाइस कुछ फॉल्ट होता है किसी डिवाइस में, तो उसकी वजह से दूसरी डिवाइस जो होती है वो अफेक्टेड नहीं होती है। ये रीज़न रहता है। इसके साथ में रीज़न और भी बहुत सारे रहते हैं। और रीज़न क्या रहता है कि टोटल जो हम लोग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें हम देखा था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो इक्विपमेंट होंगे सब में, जैसे कोई डिवाइस है, फैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है,
तो सबको अपने अलग अलग करंट की नीड होती है। तो अगर सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे देन करंट इज इक्वल। वहां पे हमने देखा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो ऑल इक्विपमेंट में या ऑल डिवाइसेस में ऑल रजिस्टर्स में करंट आर इक्वल, तो सब में करंट इक्वल, करंट इक्वल रहती थी। अब यदि हम तीन चार जो भी डिवाइसेस हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सब में सेम करंट जाएगी। तो डिवाइसेस हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे बिकॉज आर डिवाइसेस नीड्स सम अदर डिफरेंट करंट बाय प्रॉपर वर्क और प्रॉपर वर्किंग। सो वी कैन नॉट कनेक्ट आल डिवाइसेस इन सीरीज एंड वी कैन कनेक्ट आल डिवाइसेस टू बैटरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कई सारे रीजन होते हैं, जैसे 2-3 रीजन मैंने बता दी कि पैरेलल में करोगे तो एक डिवाइस खराब होगी तो सारी डिवाइसेस बंद हो जाएगी। ठीक है, सीरीज में पैरेलल में क्या होता है, एक डिवाइस खराब है वो खराब पड़ी रहेगी, बाकी वर्क करते रहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाई होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। फिर करंट सबको, अब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कई सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, सबको अपने अलग अलग करंट की नीड होती है। बस सीरीज क्रम में हमने देखा था पीछे कि सारी डिवाइसेस में करंट क्या थी, सेम थी, सेम करंट जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल अलग हो जाएगा, अलग की बात है, बट करंट सेम रहेगी। तो सारी डिवाइसेस प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए क्या करते हैं हम सारे जो भी डिवाइसेस होते हैं घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में। अगले क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस of 2 ohm and 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि हम 2 ओम एंड 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आए वो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ओम है, सेकंड क्वेश्चन में 1 ओम है। तो ये हमको कैसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, पहले हम सपोज करेंगे सीरीज करेंगे, तीन रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके देखते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में पता है हम लोगों को, जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली ऐड हो जाता है 2 + 3 + 6। तो ये ऐड करने से यहाँ पे हमारे पास 11 ओम आएगा, बट हमें लाना कितना, 4। देन वी कैन नॉट कनेक्टेड इन all 3 resistors in series, we can think about other combination। तो अदर कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, वी कैन ऐड 3 ohm and 6 ohm resistance in parallel combination and 2 ohm resistance is connected with this series combination, ऐसे हो सकता है। ये सब हम अपने आप करके देखेंगे तभी इसको हमको राइट आंसर पता चल पाएगा। ये 3 ओम एंड 2 ओम या 2 ओम 6 ओम को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, बाद में सीरीज में 3 ओम करेंगे। तो फिलहाल 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं आंसर क्या मिलता है। तो 3 ओम एंड 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 + 1/6। हियर LCM is equal to 6 और 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 3/2, 3/6। now 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2। here R equivalent equal to 2। now new figure is same as, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 2 ओम आया है एंड इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2 ओम था। अब यहाँ पे देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 = 4। देन दिस इज अ परफेक्ट या मतलब राइट कॉम्बिनेशन होगा जो हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस देगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना देगा हमको, 4 ओम का देगा। तो आंसर इसका सेम हो जाएगा। 3 ओम एंड 6 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे एंड 2 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट ऑल ओवर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बच्चों को कितना मिलेगा, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में पूछा गया है कि अब कैसा कॉम्बिनेशन बनाए कि रेजिस्टेंस हमको 1 ओम मिले। देन रेजिस्टेंस 1 ओम पाना है तो ऑल 3 रेजिस्टेंस आई कैन ऐड ऑल 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल थ्री रेजिस्टेंस वी कैन ऐड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। जैसे 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, इसको हमने पहले में सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। नॉमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 5 + 1 6/6। हियर 6 and 6 कैंसिल इक्वल टू 1, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया 1। तो सेकंड में भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि ऑल थ्री रेजिस्टेंस वी कैन ऐड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन वी कैन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द ऑफ द सर्किट इज 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सिंपल सा है। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड ओम इन 12 ओम 24 वोल्ट। तो इसको हम आपको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बताते हैं, कराएंगे नहीं, सिंपल सा आप लोग कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब हम टोटल रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो हमें उतना हाईएस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पाने के लिए हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाने के लिए हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। ये इसका राइट आंसर होता है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो पे शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगली क्लास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये नया टॉपिक जो हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ सिंपल से चीज़ें पहले हम लोग समझ लेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसके बाद आगे के इसके जो मेथड है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो दिया है, बैटरी और ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता है बच्चों, ये बैटरी और अ सेल, या तो कोई सेल होगा छोटा सा टॉर्च वगैरह में या वॉच में जो सेल पड़ता है वो सेल होता है, या कोई बैटरी होती है जैसे इन्वर्टर में बड़ी सी बैटरी लगी होती है। बाकी जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इनमें बैटरी रखी रहती है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स। अब होता क्या है, फिनोमिना क्या होता है ये समझेंगे यहाँ पे। तो फिनोमिना है बैटरी और अ सेल, क्या होता है इसमें, क्या मेथड चलता है, तो केमिकल रिएक्शन इन इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस एट इट्स 2 टर्मिनल्स। तो होता क्या है, जो सेल्स होती है उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन 2 टर्मिनल्स जो होते हैं सेल्स के, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उनमें। एक हाई पोटेंशियल पे होता है, एक लो पोटेंशियल पे होता है। तो ये इसलिए वजह से होता है क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आगे क्या होता है देखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रजिस्टर्स। और जैसे ही हम सर्किट कनेक्ट करेंगे इस बल्ब बैटरी से या सेल से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्किट के या वायर के कंडक्टर के, वो फ्लो करने लगते हैं, मोशन में आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रॉपरली फ्लो या मोशन में बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन रखने के लिए इनका जो मोशन होता है, दिस करंट ऑफ द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। मतलब जो कंडक्टर में या सर्किट में किसी भी इक्विपमेंट में, गैजेट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो सेल से हो रही है। इसलिए सेल क्या करता है, लगातार मतलब अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता रहता है, एनर्जी को लॉस करता रहता है, भेजता रहता है। अब ये एनर्जी जो आती है वो हमारे गैजेट्स में आती है, या कोई बल्ब है, हीटर है, फैन है, कूलर है,
उसके अंदर ये एनर्जी आती है। तो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क। तो इस एनर्जी का सम पार्ट, कुछ पार्ट जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक एज रोटेटिंग ऑफ फैन, फैन को घुमाने में, बल्ब को ग्लो कराने में, ट्यूबलाइट को ग्लो कराने में, या टीवी को चलाने में। तो ये जो एनर्जी होती है जो सेल से निकली थी, वो एनर्जी हमको कंज्यूम हो जाती है रोटेटिंग, मतलब वर्क कराने में कंज्यूम हो जाती है। सम वर्क, कुछ ना कुछ वर्क होगा। रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। अब बाकी एनर्जी 100% देखो किसी भी चीज़ का हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ का यूटिलाइजेशन हम 100% नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ पार्ट, दिस चीज, इस चीज़ का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन पार्ट जो होगा वो वेस्ट जाएगा, खराब जाएगा। तो इसी टाइप में क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। कोई भी फैन है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, 100% इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करता है। तो कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हीट क्या करता है, उस गैजेट्स का या उस फैन का, उस टीवी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो जो हीट टेम्परेचर इंक्रीज हुई है, जिस करंट या जिस इलेक्ट्रिसिटी या जिस एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसका भी हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका भी यूज़ करते हैं। कई सारी चीज़ें, कई सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक एज हीटर एंड आयरन जो प्रेस होती है, इन सबको बनाने में हीटिंग इफेक्ट का वर्क होता है। ब्लोअर देखा होगा सबके घरों में लगा होता है, गीज़र, वो सब इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करता है। तो ये भी जो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट है, ये भी हमारे लिए मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वर्क देता है। तो कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं, बट इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरी हाई कंज्यूम्ड होती है, बहुत हाई कंज्यूम होती है ऐसी चीज़ों में वर्क कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि लेट अस सपोज दैट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आर फॉर द टाइम टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी। तो V इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, W/Q जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो W/Q होता है। तो यहाँ से वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे, वर्क डन, तो W इक्वल टू V इंटू Q या Q इंटू V शॉर्ट में लिखा जाता है। नाउ पावर, देन पावर P का फार्मूला हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, P बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फार्मूला है, ये इसका यूज यहाँ पे हुआ है। P इक्वल टू W/T, इसको बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। फिर W की जगह पे, W के प्लेस पे हमने V इंटू Q पुट किया, तो ये V इंटू Q इन प्लेस ऑफ W एंड अपॉन में T। तो यहाँ से P इक्वल टू हमारे पास V इंटू Q/T ये मिलता है, और Q/T जो होता है ये बच्चों हम लोगों ने देखा था इक्वल टू I इक्वल टू Q/T। नाउ वी कैन पुट Q/T इक्वल टू I, देन P इक्वल टू V इंटू I। हेयर वी फाइंड सम एक्सप्लेनेशन इन P इक्वल टू V एंड I, वोल्टेज इंटू करंट। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट P इक्वल टू VI। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ था, V इक्वल टू IR। तो नाउ वी कैन पुट दिस V इक्वल टू IR इन इक्वेशन दिस। तो P इक्वल टू V इन प्लेस ऑफ V वी कैन राइट I इंटू R, और इंटू I ऑलरेडी, तो I इंटू I मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर R। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी एक पावर का फॉर्मूला जनरेट होता है, यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। और भी एक फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो ये इनका डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, डायरेक्टली एप्लीकेशन इनका यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में। आप देखेंगे कैसे इनका यूज होता है।
यहाँ से ये जो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लिखा था, यहाँ से एक चीज़ हम और कर सकते हैं, I की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, I इक्वल टू हमारे पास निकलेगा V अपॉन आर। अगर ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर जो होता है हमारे पास, यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन V इक्वल टू V अपॉन आर ये आएगा। तो जो फर्स्ट फार्मूला था P इक्वल टू वी आई, यहाँ पे हम लोग V इंटू वी से एस्टिस रखेंगे, इन I इक्वल टू रख देंगे V अपॉन आर, ये जो मैंने पहले निकाला है V अपॉन आर। तो हेयर V इंटू वी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू P। तो पावर का एक और फार्मूला मिल जाता है V स्क्वायर अपॉन आर। तीन फार्मूले ये ध्यान में रखने हैं, तीनों का डायरेक्टली यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। अगर हमें वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दे रखी है तो हम लोग ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो इसका फार्मूला यूज कर लेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ये दिखाएंगे हम आप लोग को डायरेक्टली यूज करके। तो तीन फार्मूले आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर द टाइम टी विल बी इक्वल टू हीट। हीट क्या होती है दोस्तों? बच्चों हीट जो है ये पावर इनटू टाइम, H से रिप्रेजेंट किया गया हीट, पावर इनटू टाइम। पावर हम लोगों ने क्या निकाला? पावर निकाला सबसे पहले V इंटू आई, तो V इंटू आई इंटू टी, ये हमारे पास हीट आ गई। नेक्स्ट पावर हमने क्या निकाला? पावर निकाला आई स्क्वायर आर, देन आल्सो मल्टीप्लाई बाई टी, हेयर आई स्क्वायर आर टी, दिस इज आल्सो हीट। हीट का फार्मूला सेकेंड नंबर का फार्मूला है। थर्ड पावर हमने एक फार्मूला और निकाला था, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सब में टी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हीट के फार्मूले मिल जाएंगे। दोनों पावर के तीन फार्मूले, हीट के तीन फार्मूले सेम हैं, बस हीट में क्या याद रखना है आपको? टाइम। इसमें टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाई। दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ, इसको जूल लॉ भी बोलते हैं। ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई। तीन फार्मूले P पावर के, तीन फार्मूले हीट के, ये ध्यान में रखेंगे। इससे बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है द लॉ स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। जो हीट होती है ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट की। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टाइम से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसको डायरेक्ट हम H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी, जैसे प्रीवियस स्लाइड में ये फार्मूला भी हमारे पास आया था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये सारी वैल्यू है, तो फार्मूले आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे से थोड़ा नोट करते चलेंगे। जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं इनको नोट करेंगे और तैयार करेंगे आगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एप्लीकेशन क्या होता है हीटिंग इफेक्ट का इन इलेक्ट्रिक सर्किट में? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर। हीटर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब प्रेस में यूज़ किया जाता है। टोस्टर में यूज़ किया जाता है। ओवन होता है हमारे पास, उसमें हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। तो बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये स्ट्रॉन्ग मेटल का भी बनता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट का बनता है, सच एज टंगस्टन। टंगस्टन एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 3380 डिग्री सेल्सियस है। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच एज हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम अ वेरी हॉट एंड इमिट लाइट। क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से ब्राइटनेस आ जाती है, लाइट इमिट करने लगता है और वेरी हॉट हो जाता है, बहुत गर्म भी होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द फ्यूज्ड कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? जो हमारे घर में फ्यूज़ लगे होते हैं। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ ए सेफ्टी डिवाइस protect the circuit and appliance by stopping the flow of high current. The wire of fuse is made an alloy of metal, for example aluminium and copper, iron, zinc, other metals होती है, इनका alloy होता है। इसका यूज़ क्या होता है? जैसे घर के कोई भी इक्विपमेंट होता है उसमें फ्यूज़ लगा रहता है। वो फ्यूज़ की जो वैल्यू रखी होगी तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वेरी लो होता है, रेजिस्टेंस जो होगा वेरी
मतलब मिनिमम जितना हीट जितनी करंट रिक्वायर्ड होती है उस इक्विपमेंट को उसी के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। ये चीज़ आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं अच्छे से। लेड ETC वो सारे एलॉय का है। द एलॉय शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। एलॉय के पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई रेजिस्टिविटी होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज सर्किट में यूज किया जाता है सीरीज। When large current flow through the circuit, the temperature of fuse wire will be increase। जैसे ही उस फ्यूज वायर में करंट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर उसका भी डायरेक्टली बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। दिस मेल्ट फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। और ये क्या करेगा, टेम्परेचर जैसे ही हीट इंक्रीज होगी फ्यूज वायर की वैसे मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो लिया जाता है, लो रखा जाता है कि जल्दी से फ्यूज हो जाए तो सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। फ्यूजेस यूज टू डोमेस्टिक पर्पस आर मेटल्स 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एक्सेट्रा। मतलब जैसा हमारे पास गैजेट्स होगा, इक्विपमेंट होगा, जो भी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उस फ्यूज से यूज़ कर रहे हैं, उनको जितनी करंट की रिक्वायर्ड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूज यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक वी सपोज दैट ए फैन विच यूज्ड 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, एक फैन है जो 5 एम्पियर की करंट को कंज्यूम करता है। देन हम ऐसा फ्यूज लगाएंगे जिसमें 4.75 या 4.90 एम्पियर की करंट फ्लो हो सके। करंट जैसे ही इंक्रीज होती है 5 एम्पियर के पास, तो ये इसकी हीट रैपिडली हीट होगा एंड फ्यूज पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। देन सर्किट विल बी ब्रेक एंड जो हमारे पास इक्विपमेंट था वो क्या होगा, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट उसके अंदर नहीं जा पाएगी, वो हमारा सही बना रहेगा अप्लायंस, मतलब जलेगा नहीं, फूकेगा नहीं। वेरियस ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंस यूजिंग। तो एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर एन अप्लायंस इलेक्ट्रिक आयरन विच यूज्ड 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। तो P इक्वल टू VI, I इक्वल टू P अपॉन V। तो यहाँ से करंट इसको कितनी रिक्वायर्ड होगी, 4.54 एम्पियर की। नाउ इन दिस केस ए 5 एम्पियर फ्यूज इज रिक्वायर्ड। अब 5 एम्पियर इससे थोड़ा सा हल्का फ्यूज की रिक्वायर्ड होगी, जिससे जैसे ही करंट 4.54 एम्पियर से इंक्रीज करे और 5 एम्पियर के पास पहुंचेगी और तुरंत फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और जो हमारा इक्विपमेंट या अप्लायंस है इलेक्ट्रिक आयरन है वो बच जाएगी, जलेगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से शायद हमारे थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है और यहाँ से शुरू होते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों न्यूमेरिकल्स को करने में उसकी लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज पढ़ना। जितने अच्छे से आपको लैंग्वेज समझ में आ गई उतने अच्छे से आप उसका न्यूमेरिकल बहुत प्यारे तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पल सभी के पास बुक होगी, वहाँ से उसमें सॉल्यूशन भी दिया, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट 840 वाट when heating is at the maximum rate and maximum rate, ठीक, ये इतना हो गया, and 360 वाट when the heating is at the minimum, मतलब मैक्सिमम हीटिंग करता है तो 840 वाट कंज्यूम करता है, एंड मिनिमम जब हीट करता है तो 360 वाट कंज्यूम करता है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज जो नॉर्मल घरों में रहता है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो पहले वाले केस जो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मैक्सिमम हीटिंग दे रहा है, तब उसमें करंट फ्लो क्या था, आई। रेजिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना है, एंड करंट फ्लो इज करंट एंड रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है इसका। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आयरन है, वो जब मैक्सिमम हीट करती है तो 840 वाट इतना पावर है उसका, मैक्सिमम पावर 840 वाट्स है।
देन मैक्सिमम रेट, तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर मिनिमम कितना है उसका 360 वाट। अब दोनों केसेस में वो कितना करंट कंज्यूम करेगा और कितना रेजिस्टेंस होगा। तो ना देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको गिवन दैट है P इक्वल टू 840 वाट इन वोल्टेज इक्वल टू 220 वोल्ट। We can use this formula P equal to V into I. This is directly used in this equation. In this question, P equal to V upon I. Here we can find I. I equal to क्या होता है P upon V. Power 840 upon voltage 220. 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी समथिंग 3.82 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। अब रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम्स लॉ से डायरेक्ट फार्मूला होता है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V की वैल्यू 220 वोल्ट्स और I हमारे पास आया 3.82 समथिंग 3.82 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको जब डायरेक्टली हम पूरा सॉल्व करने के बाद 57.60 ओम, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में पावर 840 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट रखा गया है। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी कैन यूज पावर 360 वाट एंड वोल्टेज सेम 220 वोल्ट। तो इसको आप लोग अपने आप कर सकते हैं, सिंपल सा है, यही मेथड सेम लगेगा और इसको सॉल्व करके आप चेक करेंगे अपने आप। ये होमवर्क होता है आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है 360 वाट, केवल P की जगह पे जहाँ पे P यूज़ हुआ वहाँ पे जहाँ 840 वाट रखा है वहीं पे 360 वाट आपको पुट करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस each second means 1 second in a 4 ohm resistance। टाइम 1 सेकेंड है, 4 ohm resistance है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। V इक्वल टू V फाइंड करना है। तो T भी दिया है, पावर दिया है, जूल हीट दिया है। तो H इक्वल टू फार्मूला हम वो 3 फार्मूले पढ़े थे। अब यहाँ पे गिवन दैट जो है हमारे पास गिवन वो वैल्यू है P इक्वल टू 100 जूल। टाइम गिवन है, ईच सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है क्रॉस द रेजिस्टेंस। अब H इक्वल टू फार्मूला कौन सा लग जाएगा, P गिवन है, P पावर, टाइम और रेजिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ से फार्मूला हम लोगों के पास जो होता है वैसे हम लोग भी P इक्वल टू फार्मूला हीट का लगाएंगे। हीट H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ये फॉर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, I स्क्वायर R इंटू टी। I करंट दिया नहीं तो I सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। I करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। V हमको फाइंड करना है, तो I फाइंड कर लेंगे तो V फाइंड हो जाएगा। तो हीट 100 जूल, ये सॉरी हीट दिया, P नहीं बच्चों, हीट दिया। हीट इक्वल टू 100 जूल। I स्क्वायर फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस 4 ओम, T 1 टाइम। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 25। I स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे 25 का रूट आएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। I इक्वल टू 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR फार्मूला होता है बच्चों। I हमारे पास जो वैल्यू है 5 और रेजिस्टेंस है 4, तो 5 इंटू 4 20 वोल्ट। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। करंट भी हमें मिल गई और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको मिल गया। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा थ्योरी दे रखी है, ये इसको और समझ लेते हैं क्या दिया है। वही पावर फार्मूले के बारे में दिया रखा है कि इलेक्ट्रिक पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी
डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड टू कंज्यूम इट्स इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, P इक्वल टू फार्मूला V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, V की वैल्यू आई आर फाइंड आउट। ये देखो ओम्स लॉ फ्रॉम ओम्स लॉ, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, तीनों फार्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। SI यूनिट पावर की वाट होती है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 वाट इक्वल टू डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। नॉर्मली है पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट, डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट। पावर 1 वाट क्या होता है, P इक्वल टू फार्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर या VI एंड करंट फ्लो थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 एम्पियर। सपोज दैट एक कंडक्टर हमारे पास है A टू B, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट है एंड करंट जो फ्लो हो रही है वो भी 1 एम्पियर है। तो इस कंडक्टर में जो भी पावर जनरेट होगी वो कितनी होगी, V इंटू आई। V मीन्स 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एंड I मीन्स 1 एम्पियर, 1 इंटू 1 पावर इज 1 वाट। ये सिंपल सा इसका मेथड है। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी P इक्वल टू E अपॉन टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। यहाँ से हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। E इक्वल टू होता है P इंटू टी, ये फार्मूला थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करेंगे आगे चल के। E इक्वल टू P इंटू टी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सिंपल सा दे रखा है हमारे पास। तो थ्योरी यहाँ से थोड़ा सा पार्ट बचता है। यहाँ दिया है मैनी पीपल्स थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज रॉन्ग। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा खा लिए जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं, उनको अपने अंदर रख लेता है। जैसे हम बल्ब इलेक्ट्रिक सर्किट से लगाए हैं, बल्ब सिंपल सा हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इलेक्ट्रिक वॉच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लोगों का ऐसी थिंकिंग होती है, उनको लगता है मतलब जैसे नॉर्मली बच्चे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सोचते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खा लिया तो बैटरी क्या हुई, डिस्चार्ज हो गई। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं होता है। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन्स। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़। बोला गया है कि जो हम पैसा देते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वो पैसा किस लिए देते हैं कि वो हमको एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करे जो हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको मूव करा सके। एक ऐसी एनर्जी वहाँ से आए, क्योंकि वायर्स तो घर में ऑलरेडी वायरिंग रहती है, सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, सब कुछ रहता है, बट जब तक लाइट आएगी नहीं तब तक कुछ वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक एनर्जी आती है, वो एनर्जी क्या करती है, हमारे घर के सर्किट्स के इलेक्ट्रॉन को मूव करा देती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक गैजेट्स, बल्ब, फैन, फ्रिज, सारी चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो जो हम पैसा पे करते हैं, मनी पे करते हैं, वो इसके लिए पे करते हैं कि वो हमको एक एनर्जी दे दे। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके। ये थ्योरी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वाट जनरेटर्स। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? पी वैल्यू पूछेगी, पावर क्या होगी। कनेक्टेड किया गया है 220 वोल्ट्स, करंट इज 0.50 एम्पियर। तो V गिवन है, I गिवन है, P पूछा गया है। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई यूज होता है। और इसके अलावा सिंपल सा P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज 220 वोल्ट एंड करंट इक्वल टू 0.50। इसको सॉल्व करेंगे तो 20, ये 0 कैंसल्ड, ये 0, तो 522 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 110। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वाट।
इसकी जो यूनिट होगी बच्चों क्या होगी, वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बुक में दिए गए हैं, सीईआरटी बुक में, इनको सॉल्व करके देखते हैं। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डस। बोला गया एक बल्ब होता है हमारे पास, बल्ब का स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुछ इस टाइप से होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, जो पहले बल्ब आता था उसमें कॉर्ड वायर लगा होता था, मोटा सा वायर, फिर उसमें एक स्प्रिंग लगी होती थी, स्प्रिंग टाइप की। तो फिर बच्चों ये स्प्रिंग को हम फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, ये कॉर्ड होती है। तो बोला गया करंट तो सब में सेम फ्लो हो रही है, जो करंट कॉर्ड में फ्लो होती है सेम करंट स्प्रिंग में फ्लो होती है, बट स्प्रिंग जो होती है फिलामेंट ग्लो करता है, हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, अदर वायर ग्लो नहीं करता है। जैसे ये कॉर्ड मतलब हीटर में बाहर से जो वायर कनेक्टेड है या जो हमारे पास वेयरिंग का वायर है, ये सारी चीज़ें नहीं ग्लो करती हैं, बट हीटिंग एलिमेंट ही ग्लो करता है। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा चेंज है कि यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस वेरी हाई हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, वो ग्लो करेगा। एंड कॉर्ड हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस एंड करंट इजिली फ्लो फ्रॉम दिस, ये हमने बताया था आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगी। तो कॉर्ड्स का रेजिस्टेंस या बाहर जो वायर लगे होते हैं उनका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, फिर करंट इजिली फ्लो हो सकती है। बट फिलामेंट ऐसे अलॉय का बनाया ही जाता है कि उसका रेजिस्टेंस हाई हो, करंट कम फ्लो हो, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि कंप्यूट द हीट जनरेट व्हाइल ट्रांसफार्मिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। कंप्यूट द हीट जनरेट, हीट की वैल्यू, हीट कितना जनरेट होगा, 96 कूलम चार्ज 1 आवर तक फ्लो कराया जाता है इन पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। अच्छा 96,000 कूलम चार्ज 1 आवर तक जब फ्लो होगा तो करंट कितनी फ्लो होगी, तो I इक्वल टू बच्चों हम निकाल सकते हैं Q अपॉन T, क्योंकि हीट निकालना है तो I स्क्वायर इंटू आर या H इक्वल टू VIT डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, V इंटू आई इंटू टी। नाउ वी कैन फाइंड फर्स्टली I इक्वल टू Q अपॉन T, Q upon Q equal to charge, then we can put this value I equal to Q upon T in equation H equal to V, and I equal to we put Q upon T into already T, here T and T is cancelled, so H equal to V into Q. Now we can put V equal to 50 volt and Q equal to 96,000 coulomb. Now we can multiply this equation and find the real answer in this क्वेश्चन। सिंपल सा था, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, वीडियो में टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा कैलकुलेशन पे मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ। ये आप अपने आप कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ऐसे फालतू में बैठ के वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप पहले सेल्फ नहीं उसको प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसको मिलाइए या फिर इसको मैच कीजिए कि आंसर आपने जो लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक ए करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। अब फिर यहाँ से देखो रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है एंड टाइम गिवन है, तो हीट इक्वल टू फार्मूला हम लोगों ने टाइम, करंट और रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर इंटू टी ये पढ़ रखा है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इसमें क्या है, सिंपल सा है, आई की वैल्यू 5 एम्पियर है तो 5 स्क्वायर, आर रेजिस्टेंस 20 ओम, टाइम 30 सेकेंड। नाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू हीट इन वाट, 5 का स्क्वायर 25 टूजा हो जाएगा 500 और 1500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं
व्हाट डिटरमाइन द रेट at which energy is delivering by a current. What determines the rate at which is delivery by a current, मतलब करंट, जो भी करंट फ्लो हो रही है उसका रेट हमें कौन डिटरमाइन। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मली पावर होता है, पावर जो हमको करंट, रेट ऑफ करंट फ्लो को मतलब डिफाइन करता है। पावर इक्वल टू W बाई टी नॉर्मली हम लोग लिखते हैं W अपॉन टी, और V यहाँ से V I ये भी फार्मूला हमने लिखा था। तो दिस फार्मूला इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर्ड इन अ सर्किट, देन वी कैन आल्सो से दैट पावर इज डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाई अ करंट। पावर, सिंपली पावर इसका आंसर होगा। Next question, an electric motor take 5 ampere from an 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. तो पावर निकालनी है और एनर्जी निकालनी है। पावर P का फार्मूला 3 फार्मूले मैंने बताए थे। According to question we can any formula. Here given I equal to 5 ampere and V. I and V are given. Then we can use P equal to directly V into I. P equal to I into V. I equal to 5 ampere and V equal to 220 volt. This is 5 to the 10. 5 to the 10 and 1 11. So 11,000 watt. This is the power. Then we can find इसको now also we represent divided by 100. Then we can say that power is 1.1 किलोवाट। किलोवाट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करनी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 2 आवर्स। तो नॉर्मली एनर्जी का जो फॉर्मूला बच्चों मैंने अभी देखा, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। Here power is equal to 1 into 1 kilowatt and time into 2 hours. Then we can say that 2 into 2 पावर इसकी हो जाएगी 2 into 2. दिस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट्स और जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर और 1 यूनिट। तो E इक्वल टू P इंटू टी, ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले, इसका यूज भी हो चुका है। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट इन आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। 1 किलोवाट, किलो जहाँ पे भी लिखा होता है स्टूडेंट्स किलोवाट, उसका मतलब होता है 1000 वाट। 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड आएगा। दिस वैल्यू इज वी कैन राइट एज 3.6 इंटू 10 की पावर 6 और जूल। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। SI यूनिट वाट्स इन जूल। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हेयर ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, पेपर में डायरेक्टली ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। 1 वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इन 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट ये 1 हार्स पावर की वैल्यू होती है। ये इंजन्स की वैल्यू होती है जो हमारे पास इंजन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पे व्हाट यू हैव लर्नड, ये चैप्टर का क्विक रिवीजन दे रखा है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। तो सिंपल सा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिकल करंट। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है सिंपलिसिटी की इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इस साइड में है तो करंट का फ्लो इसके
अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेकेंड नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हम लोगों ने पढ़ा। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज द सेल और बैटरी, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बनाए, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का मोशन मेंटेन करने के लिए हमको एक सेल या बैटरी का यूज करना पड़ता है। A cell generates a potential difference across the terminals। सेल का क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है टर्मिनल्स के क्रॉस। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट, तो वोल्ट को वोल्ट से हम लोग मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस इज प्रॉपरली दैट रजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रिफ्यूज करता है या फिर रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। द एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू ओम। रेजिस्टेंस के बारे में बोला गया था, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट ओम्स लॉ हम लोगों ने देखा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड रिमेन कांस्टेंट या सेम। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली in its length, inversely in its area and of cross section and also in the material of the conductor। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एंड आल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक मतलब मटेरियल, जो भी कंडक्टर का मटेरियल होगा। द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रेजिस्टर्स in series is equal to the sum of all their individual resistance। series combination are equivalent R1 plus R2 plus R3, ये हम लोगों ने पढ़ा। next a set of resistance connected in parallel has an equivalent resistance RP given by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। next हम लोगों ने पढ़ा था electrical energy dissipated इन द रजिस्टर्स इज गिवन बाई W इक्वल टू VIT। इसके तीन फार्मूले पढ़े, इलेक्ट्रिक एनर्जी के, इलेक्ट्रिक हीट के तीन फार्मूले पढ़े। द यूनिट ऑफ पावर वाट, 1 वाट ऑफ पावर कंज्यूम्ड एट व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी देन पावर जनरेट्स बाई इट इक्वल टू 1 वाट। The commercial unit of electric energy is kilowatt hour equal to 1 kilowatt hour 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। डायरेक्टली ये हम लोगों ने सब कुछ देखा। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे जो एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन एक्सरसाइज दी गई है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या स्टार्ट होती है माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज। आई थिंक दिस वीडियो एनफ मतलब काफ़ी एनफ होता है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप जितनी भी थ्योरी पढ़ा दी गई उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज लेक्चर इज़ वेरी लॉन्ग। पिछला लेक्चर जो था हमारा लगभग अबाउट 2 आवर्स का था, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी लॉन्ग लेक्चर। सो वी डिसाइडेड अबाउट 1 आवर्स समथिंग एवरी लेक्चर। ओके, तो इन्जॉय करिए अच्छे से, वीडियो पढ़िए पूरा, और अगले क्वेश्चन अगली ही क्लास में या अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें कि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं पीडीएफ में। अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कमेंट आते हैं तो हम पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन।